दिल्ली जो सल्तनत थी उसका कार्यकाल था 1206 से लेके 1526 का कार्यकाल था। 1206 से लेके 1526 तक का जो पीरियड था या टाइम था, इसको बोला गया दिल्ली सल्तनत। और इस दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे राजवंश आए। उन राजवंशों में से एक राजवंश आया जिसका नाम था तुगलक राजवंश। आज का जो विषय है वो एक ऐसे बादशाह के बारे में या एक ऐसे शासक के बारे में जो दिल्ली सल्तनत में 1206 से लेकर 1526 तक के पीरियड में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा। उसके पास बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। सांख्यिकी का ज्ञान उसको था, पर्शियन भाषा उसको आती, उर्दू उसको आती, अरबी उसको आती, हिंदी उसको आती, अर्थशास्त्र का उसको ज्ञान था। इतना ज्यादा पढ़ा लिखा था कि उसकी बातें जनता को समझ में नहीं आती और जनता कम पढ़ी लिखी तो जनता की बातें उसको समझ में नहीं आती। तो जनता के लिए वो सिरदर्द और जनता उसके लिए सिरदर्द। तो इतिहासकारों ने बाद में कहा कि ये कैसा सुल्तान है, पागल सुल्तान। जब वो मर जाता है उसके मरने के बाद में जनता ने उसको क्या नाम दिया, पागल सुल्तान। तो तुगलक वंश देखते हैं पहले कौन सा हुआ। हम बात करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश की स्थापना हुई 1320 में और ये चला 1414 तक। तुगलक वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। इसने शासन किया 1320 से लेके 1325 तक। जब ये दिल्ली का सुल्तान बना कौन, गयासुद्दीन तुगलक। इसके सुल्तान बनते ही दिल्ली में एक आदमी और रहता था, एक संत रहते थे, फकीर रहते थे, उनका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। उसका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली में दरगाह है वर्तमान में इसकी, हजरत निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली की जनता इसको खूब पसंद करती थी। मतलब ये कोई बात बोलता ना, दिल्ली की जनता उस बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लेती। इसका दिल्ली में क्रेज था, रुतबा था, इसका नाम चलता था। इसने ये दिल्ली में रहा। तो जब ये शासक बना दिल्ली का, उससे पहले दिल्ली में चलता था खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी वाला। और इसने खिलजी वंश से कुछ पैसे उधार लिए। इसने लोन लिया खिलजी वंश के लोगों से। इसने लोन लिया खिलजी वंश के लोगों से। अब खिलजी वंश समाप्त हो गया, कौन सा वंश आ गया, तुगलक वंश। तो इस गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि साहब निजामुद्दीन औलिया जी, आपने कुछ पैसे इनसे उधार लिए हैं, वो वैसे वापस लौटाओ। तो इसने कहा कि मैं तो फकीर आदमी हूं, मेरे पास पैसे कहाँ होंगे, मैंने जो कर्ज लिया था दिल्ली सल्तनत से वो तो मैंने जनता में बांट दिया, मैं अपने पास थोड़े पैसे रखता हूँ। इसने इसको कहा कि आपको कर्ज लौटाना पड़ेगा। अब जब इस आदमी ने इससे कर्ज मांगा और इसने कर्ज देने से मना कर दिया तो इसको ये बुरा लगने लग गया, इसको ये बुरा लगने लग गया। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। लेकिन ये आदमी गयासुद्दीन तुगलक इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों नहीं बिगाड़ सकता? क्योंकि जनता इसकी क्या थी, बहन थी, जनता इसको पसंद करती थी। अब जिसको जनता पसंद करे, अगर उसको आपने कष्ट दिया तो जनता उठा के आपको बाहर फेंक देगी। अब ये कुछ बोल नहीं सकता। ऐसे टाइम बीतता गया और इस गयासुद्दीन तुगलक का एक इक्केदार था या एक किसी जगह का मालिक था, इक्केदार बोलते उसको। इसका एक इक्केदार था बंगाल का। बंगाल का इक्केदार था, उसका नाम था बुगारा खान। नाम था उसका बुगारा खान। इसका ही गुलाम था ये, इसी के द्वारा यहाँ बंगाल में इसको लुप्त किया गया था। इस बुगारा खान ने कह दिया बाद में कि बंगाल अलग राज्य है, मैं गयासुद्दीन के यहाँ अधीन नहीं हूँ, गयासुद्दीन अलग है, मैं अलग हूँ, आज से हम दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं है। इसने विद्रोह कर दिया बंगाल में, इस बुगारा खान ने। तो गयासुद्दीन तुगलक इस विद्रोह को दबाने के लिए कहाँ गया, बंगाल। ये अपनी फौज लेकर यहाँ रवाना हुआ। जाते समय इसने इससे कहा निजामुद्दीन औलिया से कि मैं बंगाल जा रहा हूँ बुगारा खान से लड़ने के लिए, वापस आऊंगा, तब तक मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। और ये जैसे दिल्ली से बाहर निकला, कौन, गयासुद्दीन तुगलक बाहर निकला, थोड़ी दूर पहुंचा होगा और इस गयासुद्दीन तुगलक ने शहर बसाया था, इसका नाम था तुगलकाबाद। इसने एक शहर बसाया जिसका नाम था तुगलकाबाद, दिल्ली के बाहर है, वर्तमान में भी तुगलकाबाद दिल्ली के बाहर एक शहर है। ये जब दिल्ली से निकला, तुगलकाबाद से निकल गया, हरियाणा से निकल गया, बंगाल की तरफ बढ़ गया, पीछे से इसने घोषणा करवाती, भविष्यवाणी करती इसने कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली लौटकर वापस से नहीं आएगा। ये उसका अंतिम अभियान है, वहां से वो जिंदा दिल्ली नहीं आएगा। अब ये बात जब इसको पता चली, इसको गयासुद्दीन ये बंगाल पहुंचा और इसने वो बात सुनी कि मेरे पीछे तो वहां के जो निजामुद्दीन औलिया है उसने भविष्यवाणी कर दी कि मैं लौट के वापस से
नहीं होगा। तो इसने अपने सैनिक को भेजा कि जाके बोल उस निजामुद्दीन औलिया को कि उसने राजद्रोह किया है, एक राजा को मारने की घोषणा कर दी, उसने भविष्यवाणी कर दी है, उसको मृत्युदंड मिलेगा, या तो वो दिल्ली छोड़ दे या फिर मैं आते उसको क्या कर दूंगा, मार दूंगा। जब इसका व्यक्ति इसको बताने के लिए आया कि साहब गयासुद्दीन तुगलक ने ये कहा कि या तो आप दिल्ली छोड़ के भाग जाओ, यहाँ रहोगे तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा, तो इसने कहा कि अभी दिल्ली दूर है। इसने कहा कि हनूज दिल्ली दूर है। इस निजामुद्दीन औलिया ने उस गयासुद्दीन तुगलक के दूत को ये कहा, जो उसका मैसेज लेकर आया कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, तेरा सुल्तान दिल्ली लौट के वापस नहीं आएगा। उसने कहा हनूज दिल्ली दूर है। अब ये आदमी दिल्ली से गया बंगाल, इसने बुगारा खान को हराया, उस विद्रोह को दबाया और वहां से रवाना हुआ कहाँ के लिए, वापस से दिल्ली के लिए। तो ये बंगाल से वापस रवाना होता है दिल्ली के लिए, और जब दिल्ली के लिए रवाना होता है और दिल्ली पहुंचने वाला होता है, एक दिन बाद में वो कहाँ पहुंच जाएगा, दिल्ली। तो ये रास्ते में जगह पड़ती है, नाम है तुगलकाबाद, वहां पहुंच गया। और यहाँ पर इसका बेटा था क्या, उसका नाम था जोना खान, इसका पुत्र था, इसका नाम था जोना खान। जोना खान गयासुद्दीन का पुत्र था, उसका नाम था जोना खान। और निजामुद्दीन औलिया ने भविष्यवाणी की थी कि ये मर जाएगा, बंगाल से लौट के वापस नहीं आएगा, और इसका बेटा जोना खान अगला सम्राट बनेगा, अगला सुल्तान ये बनने वाला है। अब ये दिल्ली के पास तुगलकाबाद तक पहुंच गया। तब ये जोना खान जो था, इसने एक लकड़ी का महल बनवाया तुगलकाबाद में, और जाके बोला पिताजी आप बंगाल से आए हो, थक गए होंगे, आज लकड़ी के महल में विश्राम करो, कल सुबह दिल्ली चलेंगे। पिताजी खुश हुए कि मेरे बेटे ने मेरी लकड़ी का महल बनवाया। ये रात को उस लकड़ी के महल में, ऐसा कोई महल नहीं, वहाँ कोई महल है, इस महल में ठहरने के लिए गया। उस महल में आग लग जाती है, महल जल के धूत होकर जल जाता है। उसके साथ कौन जल जाता है उस महल में, गयासुद्दीन तुगलक उस महल में ही जल जाता है, दिल्ली नहीं पहुँच पाता। इसके लिए दिल्ली हमेशा क्या थी, दूर ही रही, वो दिल्ली लौट के वापस से नहीं आया। इसकी भविष्यवाणी क्या हो जाती है, सही हो जाती है, और दिल्ली का अगला सुल्तान कौन बनता है, जोना खान। तो एक वाक्य मिलता है ना पढ़ने के लिए, हम बोलते हैं ना दिल्ली बहुत दूर है, डायलॉग मारते हैं ना, दिल्ली बहुत दूर है, वो किसी और का नहीं है, वो इसका है, निजामुद्दीन औलिया का, अभी का नहीं, वो पुराना डायलॉग है ना। अब राजा कौन जाता है यहाँ का, जोना खान। और जोना खान जब राजा बना तो उसने अपना नाम रख लिया मोहम्मद बिन तुगलक। और ये राजा 1320 में, सॉरी 1325 से लेकर 1351 तक ये राजा रहा। ये दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा विद्वान था, इसको सर्वाधिक भाषाओं ज्ञान था। इसको अरबी भाषा आया करती थी, इसको पर्शियन आया करती थी, इसको उर्दू आया करती थी, इसको सांख्यिकी का ज्ञान था, और युग है कि इसको ज्योतिष का भी ज्ञान था। अब जिसको इतना सारा ज्ञान हो, इसका मतलब वो क्या है, विद्वान है कि नहीं। अब इसकी जो जनता थी, इसकी जो प्रजा थी दिल्ली की, उसको इन चीजों का ज्ञान नहीं था। तो ये कोई बात बोलता जनता को, तो जनता को इसकी बात समझ में नहीं आती। जनता इसको कोई बात बोलती तो इसको समझ में नहीं आती। तो जनता के लिए सुल्तान बेकार, सुल्तान के लिए जनता बेकार। तो जनता ने इसे कहा कि ये पढ़ा लिखा क्या है, मूर्ख है। पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान कहा गया इतिहास में। क्यों सुनाता है ये बात कि पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान किसे कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। और इसने अपने जीवन में 5 काम किए, और वो पांचों के पांचों अपोजिट गए, इसके खिलाफ गए। इसने जो करने की सोची उसका अपोजिट इसको परिणाम मिला। तो लोगों ने कहा कि वाकई में क्या है, पागल। एक इतिहासकार है एलिफेंटिस नाम का, तो उसने कहा कि जो सुल्तान था इसमें कुछ हद तक पागलपन के लक्षण थे। वास्तव में इसमें लक्षण थे किसके, पागल सुल्तान के। जब ये दिल्ली का बादशाह बना, ये आपका हिंदुस्तान, ऐसा ही नहीं हिंदुस्तान, ऐसा ही है हमारा प्यारा सा हिंदुस्तान, कल्पना करो कैसा ही, ये आपका हिंदुस्तान। ये जब हिंदुस्तान का बादशाह बना, आवाज नहीं लड़की हो, तो ये आपकी दिल्ली, ये दिल्ली में रहा करता था। इसके बादशाह बनते ही यहाँ दक्षिण भारत में विद्रोह होने लगे, लोग इसके खिलाफ बगावत करते। दक्षिण भारत में 27 विद्रोह होते टोटल। तो ये दिल्ली से रवाना होता, विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ पर जाता, विद्रोह को दबाता, और लौटकर जब वापस आता तब खबर आता कि साहब दोबारा से विद्रोह हो गया। फिर उठता, फौज लेकर जाता, विद्रोह को दबाता, वापस आता, फिर खबर आती कि साहब विद्रोह वापस हो गया। फिर आता, विद्रोह को दबाता, वापस जाता, खबर आती है विद्रोह वापस हो गया। ये परेशान हो गए आने जाने से।
कहा यार हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे। अगर मैं अपनी राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र में ले जाता हूँ तो यहाँ विद्रोह नहीं होंगे। इसने वही किया, इसने जिंदगी में पहला परिवर्तन किया या पहला काम किया, राजधानी परिवर्तन। इसके जीवन की पहली गलती राजधानी परिवर्तन। इसने लोगों से कहा कि कल सुबह हम सारे के सारे आदमी या सारे के सारे जो लोग हैं वो दिल्ली से अपना बोरे बस्ते समेटेंगे, कहाँ चले जाएंगे, महाराष्ट्र के देवगिरी। बाद में इसका नाम कर दिया दौलताबाद, कि हम कहाँ जाएंगे, दौलताबाद में जाएंगे। यहाँ से लोग रवाना हुए। कुछ कुछ कहानियां ऐसे बोलते हैं कि लूला लगड़ा आदमी था, उसने कहा कि महाराज मैं लगड़ा हूँ, मैं चल नहीं सकता, मुझे दिल्ली में रहने दो। इसने कहा कि नहीं, जाएगी तो पूरी जनता जाएगी वरना कोई नहीं जाएगी। तो उसने कहा कि साहब मैं तो लग रहा हूँ, मैं कैसे जाऊँगा। तो उसने अपने सैनिकों से कहा इस लगड़े को घोड़े के पीछे बांध दो, अपने आप पहुंच जाएगा। जब लोग यहाँ से रवाना होकर यहाँ गए, गर्मियों के महीने में इसने राजधानी परिवर्तन करवाई। तो जब यहाँ से यहाँ गए तो कई बुढ़े जो लोग थे, बुजुर्ग जो लोग थे, गर्मी मरते मरते रास्ते में सुहाहा हो गए, आधी ज्यादा तो मर गई रास्ते में। जब ये यहाँ पहुंचा तो उसने कहा कि वो लगड़ा कहाँ गया जिसको मैंने बांधा था घोड़े के पीछे। तो उसने लोगों ने कहा कि महाराज घोड़ा आया है, लगड़ा नहीं आया। बोले लगड़े की इतनी हिम्मत, उसने मेरी आगे का अवहेलना कर दी। बोले आगे की अवहेलना नहीं करिए, लगड़े की 2 टांग आई है, बाकी का पता नहीं कहाँ रखा। अब ये जब यहाँ आया, यहाँ पर इसने शिफ्ट कर ली राजधानी, तब यहाँ पर विद्रोह होने शुरू हुए। यहाँ पर 7 विद्रोह ये हो गए। ऊपर से मंगोलों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया, इधर से मंगोल जो लोग थे उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब इसके लिए समस्या बन गई, ये यहाँ की बैठ गया तो झगड़ा नहीं शुरू हुई। फिर इसके लिए तो कोई परेशानी, मंगोल आ गए। तो इसने कहा कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, वापस कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। लोगों से फिर 6 महीने बाद में चलो दिल्ली चलो। लोग फिर परेशान, आते समय आदों को मार दिया, जाते समय सर्दियों में मार देंगे। फिर जनता जब यहाँ से वापस यहाँ रवाना हुई तो कई बुढ़े जो बच गए थे गर्मियों में वो चल गए सर्दियों में। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ राजधानी परिवर्तन करवा के अपनी जनता का क्या करवाया, नुकसान करवाया। तो ये तो उसकी पहली गलती। दूसरी इसकी गलती थी, इसने किया खुरासान अभियान। ये आपका देश है पाकिस्तान, यहाँ वर्तमान में देश पड़ता है पाकिस्तान, उसके ऊपर अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के बीच में इधर से तुर्कमेनिस्तान के बीच में, इधर अफगानिस्तान पड़ता है, इधर तुर्कमेनिस्तान पड़ता है, यहाँ ईरान पड़ता है। इन सब के बीच में देश था, पहले एक राज्य था छोटा सा, वर्तमान में नहीं है, उस समय था, उसका नाम था खुरासान। यहाँ पर शासक था अब्बू सईद, यहाँ पे एक राजा था जिसका नाम था अब्बू सईद। और अब्बू सईद की जनता उसका विरोध कर रही थी, उसके खिलाफ बगावत कर रही थी। तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सेना से कहा कि हम जाएंगे, पहले मंगोलों को हराएंगे, मंगोलों को हरा के हम कहाँ जाएंगे, खुरासान जाएंगे और खुरासान को लूट लेंगे, वहां से पैसा लूट के लाएंगे। सैनिकों ने कहा कि हम दिल्ली से जाएंगे सिंध में, सिंध से जाएंगे अफगानिस्तान के खुरासान में और वहां से लौट के वापस आएंगे, 1 साल का टाइम हो जाएगा, हम तेरे साथ नहीं जाएंगे। तो इसने क्या कहा, अपनी सेना को 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया। उसने कहा कि आप ना इस साल तो मेरे साथ काम कर रही हो, इस साल की तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी आपको, उन्होंने कहा मिलेगी। बोले मैं आपको अगले साल की पेमेंट एडवांस दे देता हूँ, आप अगले साल काम करो या ना करो लेकिन आपको पैसा इसी साल मिल जाएगा, तो फायदा है कि नहीं। तो इसने अपना सारा का सारा खजाना था किसको दे दिया, सेना को, एडवांस पेमेंट कर दी उनको, सेना को। और सेना तैयार होगी चलने के लिए कि सब ठीक है चलो। और दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ी फौज इसी के पास में थी, मोहम्मद बिन तुगलक के पास में जो फौज थी उसकी संख्या 3.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में थी, सबसे बड़ी फौज इसी के पास में थी, गुड़ सेना। अब इसकी फौज यहाँ से रवाना हुई खुरासान के लिए। जब ये खुरासान पहुंचा, इसके पहुंचने के 2 दिन पहले यहाँ पर आक्रमण कर लिया उज्बेकों ने। अब वो शेख को लूटा किसने, उज्बेक जाति के जो लोग थे उन्होंने आक्रमण करके यहाँ लूटमार मचा दी। जब ये वहां पहुंचा तो इसको खाली हांडियां मिली, जलते हुए घर मिले, टूटे हुए मकान मिले, इसको कुछ नहीं मिला। इसने इतना पैसा खर्च करके जिस जगह को लूटने की योजना बनाई, इसके पहुंचने से 2 दिन पहले उसको लूट लिया गया, इसके हाथ में कुछ नहीं लगा। आर्थिक रूप से इसकी जो रिपोर्ट थी वो कैसे निकल के आ गई, 0 पैसा, इसके पास कुछ भी नहीं बचा। इसने अपनी ओर से तो होशियारी दिखाई, लेकिन इसकी होशियारी इसी पे भरी पड़ गई, क्योंकि इसके पास जो पैसे थे इसने किसमें बांट दिए, सेना में बांट दिए। पैसे आपके पास है नहीं, तो इसने सोचा तीसरा और काम कर लेते हैं। मैंने कहा ना विद्वान आदमी था, तो इसने अपना दिमाग लगाया और योजना निकल गई इसके दिमाग से। इसने कहा कि तीसरा प्रयोग करता हूँ, जो बच्चे कुछ पैसे हैं उनका इस्तेमाल और करेगा ये। तो इसने अपना तीसरा प्रयोग किया, 2 आब में कर भर दी। 2 आब किसे कहते हैं पता ना आपको, 2 आब किसे बोलते हैं, 2 नदियों के बीच की भूमि क्या कहलाती है, 2 आब। अरे एक नदी ये बहती है और एक नदी ये बहती है, इन दोनों के बीच में जो भूमि है ना इसको बोलते हैं 2 आब। और
सर्वाधिक जो उपजाऊ जमीन होती है वो कौन सी होती है? दोआब, क्योंकि नदी में जब बाढ़ आती है तो पानी के साथ साथ में उपजाऊ मिट्टी भी आती है, वो मिट्टी यहाँ फैल जाती है, तो यहाँ की मिट्टी कैसी हो जाएगी? उपजाऊ मिट्टी हो जाएगी। तो दोआब क्षेत्र में अधिक उपजाऊ होता है, वहाँ पर पैदावार भी कैसी होती है? अधिक होती है। तो इसने दोआब में गड़बड़ी कर दी, किसानों को बुलाया, बोला कि आप जो लोग दोआब के जो लोग हैं, गंगा यमुना के बीच में जो लोग रहते हैं, आपसे मैं 10 गुना टैक्स ज्यादा लूंगा, आप यहाँ पैदावार अच्छे से करना। तो लोगों ने कहा कि साहब पैदावार कहाँ से करें, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो उसने कहा पैसों की चिंता मत करो, मेरे पास जो पैसे हैं वो ले जाओ, अच्छे बीज लेकर आओ, अच्छी सिंचाई की व्यवस्था करो। तो लोगों ने इससे पैसे ले लिए और इसने सारा का सारा पैसा लोगों में बांट दिया। बच्चा को चाहता पहले फौज में बांट दिया, फिर किसानों में बांट दी कि जाओ तुम तो अच्छे से खेती करना। और इसका किस्मत इसके साथ में था, इसने पैसे बांट दिए अच्छी पैदावार के लिए। लेकिन उस साल दोआब में भयंकर अकाल पड़ा, जो पैदावार पहले आ रही थी वो भी नहीं आई। 100 रुपये खर्च कर दिए, 1 रुपये की पैदावार होती है। इसकी किस्मत इसके साथ में थी। इसने लाखों रुपए लगाए दोआब में, लेकिन वहाँ पैदावार बिल्कुल भी नहीं, शून्य थी। अब इसका जो बैलेंस था वो और माइनस में चला गया। विद्वान आदमी था, इसने तीसरा प्रयोग और कर लिया, चौथा प्रयोग और करने की दिमाग लगाई। इसने कहा कि नहीं, चौथा प्रयोग और करते हैं। अब इसके पास पैसे बचे नहीं है, तो सल्तनत काल में 2 प्रकार के सिक्के चलते थे। चांदी के लोग थे ना सिक्के, उनको बोलते थे एक चांदी का, एक तांबे का। तांबे को बोलते जित्तर और चांदी को बोलते हैं टंका। 2 प्रकार के सिक्के चल रहे थे। सरकार जो इसकी सरकार थी उसमें 2 प्रकार के सिक्के थे, टंका और जित्तर। इसके पास पैसे है नहीं, तो इसने इनको बंद करवाने की योजना बनाई। इसने कहा कि मैं विमुद्रीकरण कर दूंगा, मैं पैसे क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। विमुद्रीकरण या सांकेतिक मुद्रा। इसने ये कहा। अच्छा, एक चीज होता है ना, भारतीय इतिहास में सबसे पहले नोटबंदी किसने करवाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सबसे पहले नोटबंदी करवाने वाला शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि इसके पास पैसे थे ही नहीं, तो उसने करवाई, वो अपने पैसों को बंद करवाया। इसने कहा कि ये दोनों बंद कर दो। इनकी जगह से कांसे के सिक्के चलाए, नया सिक्का चलाया कांसे का, और इसका वैल्यू इसके बराबर कर दिया। अभी जितर जो वैल्यू है वो आज के बाद टक्के के बराबर हो जाएगा, और जो कांसे का सिक्का चलेगा, तांबे का सिक्का इसने क्या करवा दिया? बंद करवा दिया। अब इसकी जनता इससे भी होशियार थी, लोगों ने अपने घर में सिक्के बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि कांसे के बर्तन सबके पास में थे, तो उन्होंने घर में सिक्के बनाना शुरू कर दिया। इसने 1000 सिक्के चलाए, लेकिन मार्केट में 5000 सिक्के हो गए। समझ में नहीं, सिक्के कहाँ से रहे, क्योंकि लोगों ने घर में बनाना शुरू कर दिया सिक्के। इससे ज़्यादा होशियार थे। अब समस्या और पैदा होगी, तो इसने लोगों से कहा कि जो आपके पास सिक्के हैं वो मेरे पास ले आओ, बदले में क्या लेके चले जाओ? टंका लेके चले जाओ। तो लोग तगारी भर के सिक्के लिया इसके पास, घर में बड़ा बना के, और जो बच्चा कुचा खजा रहा था वो भी सिक्के कर लिया, ले लिया, बाकी का